हाय गाइस। सो आज का हमारा टॉपिक है कि एक गेमिंग पीसी बिल्ड करते हुए ये कैसे डिसाइड करें कि कौन से पीसी के पार्ट पे कितना हमें स्पेंड करना चाहिए। तो ये आई थिंक बहुत ही एक कंफ्यूजिंग चीज़ हो जाती है, क्योंकि आजकल गेमिंग पीसी में इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं, इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि मतलब लिटरली आप रैम पे भी लाइक 60-70 हज़ार तक खर्च कर सकते हो खाली रैम पे ही। तो ऐसे में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि मतलब अगर हम स्पेसिफिकेशन चेक करें किसी भी चीज़ की, तो हर चीज़ को अपग्रेड करने पे गेमिंग में एफपीएस और परफॉर्मेंस बढ़ता है। जैसे रैम अपग्रेड करोगे, DDR4 की जगह 5 लोगे तो एफपीएस बढ़ेगा। ज़्यादा मेगाहर्ट्ज़ की रैम लोगे तो भी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, बेटर प्रोसेसर लोगे तो भी बढ़ेगी। तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा लें कौन सा ना लें। तो इसी चीज़ को आज हम क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले तो अ, ये देखते हैं कि आपका बजट कितना है। तो लेट से आपका बजट है मे बी 50,000 है, ठीक है। तो अब आप क्या करो, एक साइट पकड़ लो कोई भी, जैसे एमडी कंप्यूटर्स है, वेदांत है, मतलब जिस पे भी आपको रीज़नेबल प्राइस लग रहे हो। क्योंकि आजकल क्या है कि ऑनलाइन जो कंप्यूटर के पार्ट्स मिल रहे हैं और ऑफलाइन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा है। पहले बहुत ह्यूज डिफरेंस होता था, लेकिन अब इतना डिफरेंस नहीं रहा। थोड़ा मतलब मार्जिनली डिफरेंस है, इतना ह्यूज डिफरेंस नहीं है। तो अब आप क्या करो, एक साइट आपने पकड़ ली जैसे एमडी कंप्यूटर्स, तो इसमें अब आप क्या करो, ऐड टू कार्ट करते जाओ जो आपको समझ में आ रहा है। जैसे आपको ग्राफिक कार्ड समझ में आ गया 4060 या 3060 Ti, जो भी आपको सही लग रहा है ऐड कर दिया। प्रोसेसर जो सही लग रहा है ऐड कर दिया। ऐसी सारी चीज़ें आपने कंपोनेंट्स ऐड कर दिए। अब लेट से आपका टोटल बन गया 60,000, आपका बजट था 50,000 का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑप्टिमाइजेशन करनी है। यानी कि अब हमें डिसाइड करना है कि कहाँ पे हम कॉस्ट कटिंग करें, ठीक है। तो अब हमारे पास सबसे मेन चीज़ जो पीसी की हमारे होने वाली है वो है प्रोसेसर, ठीक है। जब भी गेमिंग पीसी बिल्ड करते हैं तो काफ़ी बार हमें ऐसा लगता है कि ग्राफिक कार्ड ही मेन चीज़ है, कि ग्राफिक कार्ड पे सबसे ज़्यादा खर्चा करो, बाकी सब पे कॉस्ट कटिंग कर दो, ठीक है। इवन मैंने भी, जब मैंने अपना पहला गेमिंग पीसी बिल्ड करा था, तो मैंने क्या करा था, वो लिया था एसूस का GTX 960 4 GB। उस टाइम पे मतलब उस टाइम पे 960 का सबसे हाईएस्ट एंड वर्जन था जो अवेलेबल था। और प्रोसेसर लिया था मैंने 4th Gen i5। ये मतलब काफ़ी पहले की बात है। आई थिंक अब तो शायद 8 साल हो गए होंगे, 8 साल पहले जब मेरा पहला बिल्ड था। तो वो था 4 कोर प्रोसेसर, ठीक है। अब मेरे को दिक्कत क्या आई, मतलब शुरू में कई साल तो बढ़िया चला। बाद में क्या हुआ कि गेमिंग में 4 कोर से ज़्यादा यूज़ होते थे। जैसे रेनबो सिक्स सीज में बहुत खेलता था, उसमें नीड थी ज़्यादा कोर्स की, तो वहाँ पे वो इशू देता था। ग्राफिक कार्ड बढ़िया था लेकिन प्रोसेसर इशू देता था। तो एक चीज़ जो मुझे समझ में आई वो ये है कि प्रोसेसर ऐसी चीज़ है जो कि एक तो एक्सपेंसिव भी होता है और ना लंबा चलता है। मतलब 10-20 साल प्रोसेसर आराम से चल जाता है अगर आपके बाकी कंपोनेंट्स अच्छे हो तो। और मतलब अपग्रेड करने की नीड नहीं पड़ती अगर आपने अच्छा ही प्रोसेसर लिया हो तो। अपने बिल्ड में प्रोसेसर एक फ्यूचर प्रूफ प्रोसेसर लेके चलो, ठीक है। मतलब ऐसा प्रोसेसर लेके चलो कि आगे जाके अगर आप और पार्ट्स अपग्रेड कर रहे हो तो वो प्रोसेसर आपको बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस दे, ठीक है। तो आज की डेट में जो एक अच्छा प्रोसेसर निकल के आता है, जो मतलब फ्यूचर प्रूफिंग भी आपको देगा, वो आता है 14th Gen का इंटेल का i5, ठीक है। मेरे पास अभी 13th Gen का i5 है, जो कि बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देता है गेमिंग में। मतलब पहले मुझे लग रहा था कि मैंने जब 14 कोर प्रोसेसर लिया, यार इतने कोर की नीड भी है क्या। मैंने 4 कोर से अपग्रेड करा था 14 पे, तो मुझे लगा था यार इतनी कोई गेम यूज़ भी करेगा। लेकिन फिर जब मैंने गेम्स खेले जैसे कि असैसिन्स क्रीड ओरिजिन्स, तो वो यूज़ कर लेता है इजीली, 10 कोर यूज़ कर लेता है, उससे ऊपर भी चला जाता है बीच बीच में। और रेनबो सिक्स सीज है, वो तो आसानी से 8-9 कोर यूज़ करता ही है। और जब गेम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जैसे कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं और बहुत डिफ़िकल्ट सीन चल रहा है, तो कई बार वो और भी ज़्यादा कोर यूज़ कर लेता है, ठीक है। और थोड़ा सा फ्यूचर प्रूफिंग भी रहती है। और बात क्या है कि i3 जो है वो है 4 कोर और i5 सीधा 14 कोर है। तो मतलब गेमिंग के लिए तो फिर i5 एक ऑप्शन बनता है।
और i7 और i5 में एक्चुअली प्राइस डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, लाइक 10,000 के अराउंड है, लेकिन i7 को फिर कूलिंग भी ज़्यादा चाहिए होती है, उसमें इतने ज़्यादा कोर हैं, तो उसमें मतलब लिक्विड कूलिंग तो नेसेसरी हो जाती है, और वो भी अच्छे वाली। तो i5 एक अच्छा ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। तो पहले आपने ये चीज़ समझ ली कि आपको एक ऐसा प्रोसेसर लेना है जो कि गेमिंग में अच्छी परफॉर्मेंस दे और फ्यूचर प्रूफ रहे। मान लो आप एक लॉन्ग टर्म बिल्ड कर रहे हो, ठीक है, मतलब आपको 5 से 7 साल एक गेमिंग पीसी चलाना है, जो कि चल भी जाते हैं। जैसे मेरा पिछला गेमिंग पीसी 7 साल चला था बिना किसी इशू के। उसके बाद जाके मैंने अपग्रेड करा था, तब भी पीसी ने गिव अप नहीं करा था किसी भी पार्ट ने, ठीक है। तो प्रोसेसर अच्छा लेना है, प्रोसेसर लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेना है। तो अभी के हिसाब से हो गया 14th जेन का i5, ठीक है। अब प्रोसेसर हो गया। अब सेकंड पार्ट हो गया मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड पे आपको बहुत ज़्यादा स्पेंड करने की बिल्कुल नीड नहीं है, कि मतलब जैसे जेड सीरीज़ आती है तो मतलब उसमें लिमिट नहीं है कि आप कितना ऊपर जाना चाहते हो। 60,000 के भी मदरबोर्ड आते हैं, ठीक है, लेकिन उतना हाई एंड जाने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। 9 से लेके 15,000 बहुत अच्छी रेंज है, इसके ऊपर जाने की नीड नहीं है, लाइक जो बजट गेमिंग बिल्ड कर रहे हैं। अगर किसी का बजट अगर बहुत ज़्यादा है, जैसे मतलब 2.5 लाख के ऊपर है, ठीक है, अब उसको तो सोचने की ज़रूरत नहीं है ना, उसको तो डायरेक्टली बस हर चीज़ हाई एंड सेलेक्ट करनी है। खैर हर चीज़ हाई एंड भी नहीं सेलेक्ट कर सकते आजकल तो 2.5 लाख में, बट फिर भी। तो बजट बिल्ड में मदरबोर्ड पे 9 से 15 ही रखो। और मदरबोर्ड में सबसे ज़रूरी बात है ब्रांड। ब्रांड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छी ब्रांड क्या है, आपके प्रोसेसर को स्टेबल पावर देगी। इवन ग्राफिक कार्ड को भी काफ़ी वॉटेज मिलता है मदरबोर्ड के थ्रू ही। PCI एक्सप्रेस के थ्रू तो मिलता ही, मदरबोर्ड के थ्रू भी मिलता है। तो आपको मदरबोर्ड चाहिए स्टेबल। मेरे एक्सपीरियंस में 2 ब्रांड बहुत अच्छी हैं, एक तो है MSI और एक है गीगाबाइट। तो ये दोनों मतलब काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं। और मेन चीज़ ये है, पार्ट सेलेक्ट करते हुए ब्रांड ऐसे चूज़ करते हैं, हर पार्ट में वो ब्रांड चूज़ करो जो उस चीज़ को सबसे अच्छा बनाती हो, ठीक है। अब जैसे प्रोसेसर उठा रहे थे, प्रोसेसर इंटेल का ही चुनो हमेशा। उसका रीज़न ये है, इंटेल बहुत पहले से बना रहा है प्रोसेसर। जो लोग गेम डेवलप करते हैं वो भी मोस्टली इंटेल के ही प्रोसेसर यूज़ करते हैं। और इंटेल ना बहुत लॉन्ग टर्म तक अपने प्रोसेसर का सपोर्ट देता है, ठीक है। मतलब अब इवन अगर आपको 4-5 साल हो गए, उसके बाद भी आपके प्रोसेसर को सपोर्ट मिलता रहेगा, उसमें आराम से चलेंगी चीज़ें, ज़्यादा इशू नहीं आते, ठीक है। तो प्रोसेसर हो गया आपका इंटेल का। मदरबोर्ड में आप जा सकते हो MSI या गीगाबाइट, दोनों बहुत अच्छी कंपनियाँ हैं, इनको आप चूज़ कर सकते हो। तीसरी चीज़ है पावर सप्लाई, ठीक है। अब पावर सप्लाई में आपको गलती से भी कॉस्ट कटिंग नहीं करनी, मतलब ये आपके पूरे सिस्टम को पावर देगी। अगर आपने यहाँ पे चीप आउट कर लिया कि भाई मैं ग्राफिक कार्ड हर चीज़ बढ़िया लगाऊंगा जितना मेरे बजट में आ रहा है, और इसमें मैं कॉस्ट कटिंग करूँगा, नहीं, ये आपके पूरे सिस्टम को पावर देगी। अगर ये अनस्टेबल होगी तो ये बहुत सारे कंपोनेंट को डैमेज कर देगी, मतलब लिटरली आपका पूरा पीसी भी डेड हो सकता है। और काफ़ी बार क्या है कि वारंटी में ये चीज़ें कवर नहीं होती, ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो 3 चीज़ आपने सॉलिड रखनी है, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, ठीक है। ये तीनों अगर आपने सॉलिड ले ली, तो ये मान के चल लो कि एट 3 साल तो देखो कुछ मतलब कुछ होने ही नहीं वाला। 3 साल तो आपको, चाहे आप 8 घंटे गेम खेल लो लगातार, अगर ये 3 चीज़ अच्छी हैं, मतलब पीसी में कुछ नहीं होने वाला 3 साल तो, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर इशू आएगा मदरबोर्ड में आ भी सकता है, लेकिन कुछ मदरबोर्ड की तो लाइक 5 ईयर्स की भी वारंटी, जैसे गीगाबाइट शायद 5 ईयर्स की भी देता है वारंटी, तो मतलब इन जनरल आता नहीं है। अगर आपने लाइक यूपीएस लगा रखा है, साइन वेव इन्वर्टर है यूपीएस मोड में, तो मतलब इशू नहीं आने वाला, ठीक है। 3 तो मैं बोल रहा हूँ कि मतलब गारंटी के हैं, 3 साल में तो इशू आना ही नहीं। और ये तो मान के चल लो कि 5 से 7 साल चल जाएगा, इशू नहीं आएगा। अगर आएगा थोड़ा बहुत मदरबोर्ड में आ सकता है, वरना नहीं आएगा। और वैसे भी मदरबोर्ड में आप 9 से 15 स्पेंड कर रहे हो, तो वो तो अगर आपको 4-5 साल बाद बदलना पड़ जाए, इतनी बड़ी डील भी नहीं होगी, ठीक है। ये 3 चीज़ हमने सॉलिड कर ली कि भाई ये पीसी में हमने तकड़ा लगाना है, ठीक है। रैम रैम में आप चीप आउट कर सकते हो,
ठीक है। अगर स्पेशली अगर आपका बहुत लो बजट है, लो बजट लेके चल रहे हो, रैम में आप चीप आउट कर लो। ठीक है, रैम में चीप आउट इसीलिए कर लो क्योंकि इतने कम बजट में ना प्रोसेसर, जीपीयू, इन चीज़ को अपग्रेड करने से बहुत बड़ी परफॉर्मेंस जंप मिलती है, रैम से बहुत माइन्यूट मिलती है। जब आपके मेन कंपोनेंट बहुत तकड़े होते हैं ना, कि जब आपके पास बहुत बड़ा जीपीयू है, बहुत तकड़ा प्रोसेसर है, तब रैम बहुत लाइक परफॉर्मेंस बूस्ट ला सकता है। लेकिन छोटे बजट में रैम के ऊपर बिल्कुल भी ज़्यादा स्पेंड करने की नीड नहीं है। ठीक है, तो रैम आज के टाइम में DDR5 भी काफ़ी चीप हो गई है। DDR4 और 5 में इतना ह्यूज डिफरेंस नहीं रहा है। और अगर शायद टीम फोर्स की आती है सबसे चीप रैम DDR5 में, तो आई थिंक वो ले सकते हो। और रैम में ना ये मेगाहर्ट्ज़ के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ना, जो आपको सस्ते में मिले वो ले लो। ठीक है, रैम कभी भी अपग्रेड हो सकती है इन फ्यूचर में। ठीक है, और एक ही स्टिक ले लो, अभी डुअल चैनल मेमोरी के चक्कर में मत पड़ो, एक ही स्टिक लगा लो, आगे कभी सेविंग्स करके ऐड करनी हो ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो रैम में आप चीप आउट कर लो, रैम में इशू नहीं आने वाला इतना, रैम में आप चीप आउट कर लो। ठीक है, उसके बाद बची ये हार्ड ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, M.2 SSD। अब इसमें क्या करना है, देखो अगर आपका बजट अच्छा है, ठीक है, तो आप क्या करो, एक 400 GB की M.2 SSD लो। ठीक है, उसे बना लो अपनी सी ड्राइव। ठीक है, मान लेते हैं आपका बजट लाइक आप 80,000 के अराउंड लेके चल रहे हो। ठीक है, 80 या 90, तो आप एक सी ड्राइव बना लो जिसमें विंडोज़ डालोगे, 400 GB की वो ले लो M.2 SSD। ठीक है, और उसी में अपना विंडोज़ जब बूट करोगे एकदम फास्ट बूट होगी, गेम डाल लें उसमें डाल लेना और चला लेना, गेम भी फास्ट चलेंगे, विंडोज़ भी फास्ट चल जाएगी। ठीक है, इन फ्यूचर में जब आपके पास सेविंग्स होंगी तब आप एक और M.2 SSD लगा सकते हो, जैसे कि मे बी एक टीबी की, 1 TB की लगा सकते हो, और उसमें फिर आप गेम डाल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं जहाँ इनिशियली स्पेंड नहीं करना होता, बाद में कर सकते हो, बाद में कभी भी ऐड हो सकती है, समझ रहे हो। तो SSD का ये सीन हो गया। हार्ड ड्राइव्स तो आप अवॉइड करो। ठीक है, हार्ड ड्राइव्स एक तो वाइब्रेशन, जब भी वो घूमती है ना पूरे पीसी में वाइब्रेशन करती है, जिसकी कोई नीड नहीं है, शोर बहुत करती है। मतलब पीसी में अगर हर चीज़ शांत चल रही है ना, एक चीज़ की आवाज़ आएगी, फैंस भी अगर ऑफ हो हार्ड ड्राइव की। हार्ड ड्राइव जगह भी लेती है, केबल्स भी जोड़नी पड़ती हैं, बहुत झंझट है। M.2 लगाओ, ना केबल्स का झंझट ना कुछ, छोटा केस भी ले लोगे वो भी चल जाएगा। ठीक है, M.2 का बजट कम हो, 400 GB वाली लो, सी ड्राइव बनाओ, गेम्स डालो, उसी को एंजॉय करो। ठीक है, M.2 SSD के बारे में एक और चीज़, M.2 SSDs तभी अच्छी स्पीड देती हैं जब 50% वो खाली हो। इसका मतलब है अगर 400 GB की M.2 SSD आपने पीसी में लगाई है तो 200 GB के ऊपर नहीं भरना, अगर भरोगे तो उसकी स्पीड स्लो होती चली जाएगी, ऐसे ही वर्क करती हैं ये। ठीक है, अब अगर आपके बजट में ये भी नहीं आ रहा और कम करना है तो आप सेटा SSD ले लो। ठीक है, सेटा SSD आपको उतनी प्राइस में थोड़ी ज़्यादा कैपेसिटी की मिल जाएगी। सेटा SSD भी ठीक है, लेकिन हार्ड ड्राइव्स पे मत जाना, हार्ड ड्राइव बहुत पुरानी हो चुकी हैं, अब उनको लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आप अच्छी ड्राइव लो लेकिन छोटी कैपेसिटी में ले लो, और बाद में जब आपको बजट हो बाद में ऐड कर लो, हार्ड ड्राइव्स के चक्कर में पड़ना। ठीक है, अब हमारा बचा कैबिनेट। ठीक है, कैबिनेट पे भी ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, कि ज़्यादा फैंसी जाने की भी ज़रूरत नहीं है आज, और ब्रांड में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इवन कैबिनेट में भी आप चीप आउट कर सकते हो। कैबिनेट में बस आपको ये देखना है कि मान लो, जैसे कि मैं एक बताता हूँ एक तरीका, जैसे कि आपने ले लिया i5 14600K। ठीक है, के ले लिया आपने, बहुत अच्छी पावर सप्लाई लगा ली। ठीक है, 850 वाट की ATX 3.0 पावर सप्लाई लगा ली, एक मदरबोर्ड लगा लिया, M.2 SSD लगा ली। ठीक है, अब आपका बजट हो गया ख़त्म, थोड़ा बहुत ही बजट बचा, GPU का बचा ही नहीं। ठीक है, तो अब आप क्या करो, अब आप केस ले लो ऐसा जिसमें इन फ्यूचर जो आप सेविंग्स करके एक बड़ा ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो वो आ जाए। ठीक है, उतना बड़ा एक आप केस ले लो। ठीक है, और
अब इस पीसी में अब आप क्या करोगे, अब गेम कैसे चलेगा, अब गेम चल तो जाएगा इंटेल प्रोसेसर पे, लेकिन उसके ग्राफिक्स इतने पावरफुल नहीं है कि ज़्यादा ज़्यादा इंजॉयबल गेमिंग एक्सपीरियंस दें। तो आप क्या कर सकते हो, कोई सेकंड हैंड ग्राफिक कार्ड खरीद लो। लिटरली सेकंड हैंड ग्राफिक कार्ड बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, स्पेशली पुरानी जनरेशन के, ठीक है। क्योंकि आपका जीपीयू का बजट नहीं बचा था, अब आपने सेकंड हैंड लेके चला लिया। अब आप क्या करोगे, जैसे कि आपने 6-7 महीने उसमें गेमिंग कर ली, प्रोसेसर वगैरह सब अच्छा था, जीपीयू सेकंड हैंड ले लिया, वो भी इतनी परफॉर्मेंस तो दे ही देता है, 1080p 60 FPS चला दे मीडियम सेटिंग्स पे एटलीस्ट। अब आपने 6-7 महीने कर ली सेविंग्स, या ठीक है चलो 1 साल कर ली। अब उसके बाद जो आपको जीपीयू चाहिए था, ठीक है, जैसे कि लेट से 30,000 का 40,000 का, फिर आप वो कनेक्ट कर दो, ठीक है। अब इससे हुआ क्या कि आपने ना स्टेप बाय स्टेप पीसी बिल्ड करा, बजाय एक बारी में चीप क्वालिटी का पीसी बिल्ड करने के थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में बेटर क्वालिटी का हो गया, ठीक है। अब इस तरीके से आपने बिना जीपीयू के पहले पीसी बिल्ड करा, एक सेकेंड हैंड जीपीयू लगा दिया, ठीक है। जब आपने पैसे इकट्ठे कर लिए थे, एक अच्छा जीपीयू आपने लगा लिया, फिर आप क्या कर सकते हो, पुरानी रैम बेच के एक अच्छी क्वालिटी की रैम लगा सकते हो, 2 स्टिक लगा सकते हो, जैसे 16 GB की 2 लगा दी, डुअल चैनल में मेमोरी चलने लगी, ठीक है। और SSD लगा, M.2 SSD लगा सकते हो फिर, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप फ्यूचर में अपग्रेड कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तो ये अप्रोच रखनी चाहिए पीसी बिल्ड करते हुए कि जो भी आप चीज़ें ले रहे हो, कभी भी एक तो बैड क्वालिटी की नहीं लेनी, क्योंकि गेमिंग में ना ऐसा नहीं होता कि भाई एक ए ब्रांड है जो बहुत सस्ती मिल रही है और एक बी ब्रांड है जो बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि जो एक्सपेंसिव वाली ब्रांड है वो अपना ब्रांड नेम का पैसा ले रही है और कंपोनेंट्स वही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत डिफरेंस होता है चीज़ों में। जैसे कि फॉर एग्जांपल बताता हूँ, एक जैसे ग्राफिक कार्ड है जो एक बहुत सस्ती ब्रांड का है, एक है बहुत अच्छी ब्रांड का, ठीक है। स्पेसिफिकेशन वाइज तो सेम होता है, जीपीयू की चिप अंदर सेम होती है, डिफरेंस क्या होता है, मदरबोर्ड का होता है, जो उसके ऊपर कूलर लगा हुआ है, जो फैंस हैं, जो उसका सॉफ्टवेयर है, जो उसका ऑप्टिमाइजेशन है, जो सॉफ्टवेयर का सपोर्ट मिलने वाला है फ्यूचर में, ये रहता है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या रहता है, डिफरेंस एक ये होता है कि जैसे कि मैं गेम खेल रहा हूँ, ठीक है, दोनों सेम जीपीयू हैं, जैसे मान लेते हैं दोनों 4060 हैं, एक लोअर ब्रांड का एक अच्छी ब्रांड का है। दोनों ने इनिशियली जब मैंने गेम चलाया 1080p पे जैसे 150 FPS दे दिया दोनों ने, ठीक है। अब जो अच्छी ब्रांड का है वो एक तो ठंडा चलेगा, ठीक है। जीपीयू ठंडा चलने का मतलब क्या होगा, जीपीयू की लाइफ ज़्यादा होगी, ज़्यादा साल चलेगा, फ़ैन की स्पीड भी कम होगी, हीट भी कम जनरेट करेगा, ठीक है। और इनिशियली तो आपको मिल गया 150 FPS। अब जो लोअर ब्रांड का है उसमें इन जनरल क्या होगा, FPS ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे, जैसे 1 घंटा गेम चलते हुए हो गया, अब वो होने लगा हीटअप, अब उसमें परफॉर्मेंस ड्रॉप आते रहेंगे, अब 150 से बीच में 70 पे गिर गया थोड़ी देर के लिए, फिर जब वो ठंडा हुआ फिर ऊपर आ गया। तो ऐसे चार्ट जो है ऐसे अप डाउन जा रहा है, ठीक है, स्मूथ नहीं रह रहा उतना। और जो जितना बेटर ब्रांड लोगे उतना आपको स्मूथ गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगा। तो ब्रांड हमेशा मैटर करता है, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप पीसी बिल्ड कर रहे हो, स्पेशली देखो जो लोग बजट में बिल्ड करते हैं ना, वो लोग ऐसा नहीं होता कि हर दूसरे साल अपग्रेड कर रहे हैं, हर तीसरे साल अपग्रेड कर रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि भाई हम आज कंपोनेंट लें और जब तक ये कंपोनेंट ज़िंदा है हम तब तक चलाएंगे इसको। तो अगर आप ऐसी अप्रोच रख रहे हो तो आपको ब्रांड हमेशा चूज़ करना पड़ेगा। और जब भी कोई चीज़ आपके बजट में ना हो तो बजाय चीप कंपोनेंट लेने के या लो क्वालिटी कंपोनेंट लेने के वेट करो, ठीक है। जितना बिल्ड कर सकते हो अच्छे से उतना कर लो, ठीक है। जीपीयू एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, बाकी बिल्ड अच्छा कर लो, जीपीयू सेकेंड हैंड लगा लो, ठीक है। जब जीपीयू के आपके पास पैसे इकट्ठे हो जाएं, सेविंग्स हो जाएं, तब एक अच्छा जीपीयू लगा लो, ठीक है। इस तरीके से अगर आप करोगे कंपोनेंट्स ख़राब नहीं होंगे, पीसी लंबे टाइम चलेगा, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलेगी। जैसे मैंने आपको पहला बिल्ड बताया मेरा, पहले बिल्ड में मेरे 4th Gen i5 था, एसुस का स्ट्रिक्स का 960 था, वो 7 साल चला मेरा पीसी।
अब जो मैंने अपग्रेड करा है, कुछ साल पहले मैंने अपग्रेड करा था, तो अब फिर मैंने लिया था 13th जेन का i5 और एसोस का स्ट्रिक्स ओसी लिया था 3080 Ti, ठीक है। और रैम ली थी मैंने कॉर्सेयर की, मदरबोर्ड था MSI का, पावर सप्लाई भी थी एसुस की। पावर सप्लाई मैं सोच रहा था कूलर मास्टर की, वैसे कॉर्सेयर बहुत अच्छी ब्रांड है पावर सप्लाई की कॉर्सेयर में, लेकिन मेरे को मिल नहीं रहा था जो मॉडल मुझे चाहिए था। उसके कूलर मास्टर भी अच्छा बनाता है और एसुस पे मेरे को डील मिल रही थी अच्छी, तो एसुस का मैंने ले लिया। उसकी खैर पैकेजिंग भी बहुत अच्छी होके आई थी एकदम, का उन्होंने मतलब वो प्लास्टिक के जो वायर स्टैक करने के लिए होते हैं वो भी दिए थे, कवर भी दिया था PSU का, काफ़ी कुछ था, तो मतलब काफ़ी अच्छा वो था। कैबिनेट लिया था मैंने कूलर मास्टर का, और CPU कूलर भी कूलर मास्टर का ही था, फैंस भी उसी के थे। तो मतलब काफ़ी मैंने भी काफ़ी सोचा था कि मतलब कैसे बिल्ड करा जाए। और सोचो मैंने जो पिछले PC में हार्ड ड्राइव लगाई थी, अब से मतलब 8 से 10 साल पहले, अभी तक ज़िंदा है अभी तक। अब वाले PC में मेरे M.2 SSD भी है, SATA SSD भी है और हार्ड ड्राइव्स भी हैं। हार्ड ड्राइव्स तो मैं मतलब क्योंकि अभी तक चल रही हैं इसीलिए मैं चला रहा हूँ, वरना इस PC में तो मैं नहीं रखता हार्ड ड्राइव्स। और इन फ्यूचर जो मैं अभी तो मैं इस PC को, जैसे ये PC जो मैंने बिल्ड करा इसको भी मैं लंबा चलाऊँगा, ये भी मेरा मतलब मेरा प्लान है कि 5 to 7 ईयर्स तो मैं इसको आराम से रखूँगा, ठीक है। अब आपका PC हो गया। अब PC के बाद और क्या चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होंगी, वो हो गया मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ठीक है। कभी भी कीबोर्ड माउस मॉनिटर को अपने बजट में मत इंक्लूड करो, ठीक है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें कभी भी आप अपग्रेड कर सकते हो, आज करने की नीड ही नहीं है ना। देखो माउस अगर आप 250 रुपये वाला लोगे उससे भी गेम खेल ही लोगे ना। ये रेज़र का 5-6 हज़ार का लेने से ज़रूरी नहीं है अभी लो। रेज़र का मैंने भी इवन मैं रेज़र का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है अभी लेना है उसका, ठीक है। ये चीज़ें ऐसी होती हैं आप कभी भी अपग्रेड कर सकते हो। कीबोर्ड में जैसे कि मैंने रेज़र का भी यूज़ करा है, अभी मेरे पास एक रेज़र का भी रखा है, एक जेब्रॉनिक्स का है ब्लू स्विच वाला मैकेनिकल कीबोर्ड, और एक आई थिंक उसका है रेड ड्रैगन का, हाँ एक रेड ड्रैगन का रेड स्विच है, वो बहुत अच्छा लगा था मेरे को, काफ़ी फेमस है, K617 करके नाम है उसका, वाइट कलर का, आई थिंक वो बहुत अच्छा है, बजट में काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कीबोर्ड के लिए। तो कीबोर्ड माउस बाद में अपग्रेड कर लेना। मॉनिटर में, अब मॉनिटर में आप लोग बहुत कंफ्यूज होंगे। मॉनिटर में आजकल पंगा क्या चल रहा है कि भाई एक फुल HD मॉनिटर है, ठीक है, जो सबसे स्टैंडर्ड ऑप्शन होता है 24 इंच का फुल HD मॉनिटर, ठीक है, एक वो है। उसमें फिर रिफ़्रेश रेट है, कितने रिफ़्रेश रेट का लें, है ना, 60 हर्ट्ज से लेके 360 तक आते हैं, ठीक है। उसका पैनल कौन सा लें, उसमें भी IPS आता है आपका, और एक VA पैनल आता है, और एक और आता है आई थिंक जो बेनक्यू में जोवी में आता है, एक उसका मैं नाम भूल गया, एक वो भी पैनल आता है। उसके दूसरे मॉनिटर हैं जो इससे एक लेवल ऊपर होते हैं, वो हैं 27 इंच क्वाड HD मॉनिटर्स। उसमें मॉनिटर का साइज़ भी बढ़ गया, रेजोल्यूशन भी बढ़ गया, और उसमें भी रिफ़्रेश रेट आते हैं। अब देखो जो लोगों का बजट 1.5 लाख से कम है, वो 27 इंच क्वाड HD मॉनिटर के बारे में गलती से भी ना सोचें। देखो रेजोल्यूशन इतनी ख़तरनाक चीज़ है, अगर आपने 1080p से क्वाड HD बढ़ा दिया, परफॉर्मेंस आपकी गायब हो जाएगी, लिटरली गायब। आप आज की डेट में हाईएस्ट एंड ले लो, कोई सा भी प्रोसेसर ले लो, i9 ले लो 14th जेन का, ठीक है, और 4090 ले लो ग्राफिक कार्ड, और क्वाड HD मॉनिटर में असैसिन्स क्रीड चला दो, सारी सेटिंग्स मैक्स आउट कर दो, और फिर आप FPS देखना कि FPS का क्या हाल होता है, ठीक है। तो क्वाड HD में जाने में देखो ज़्यादा सेंस बनती नहीं है, ठीक है, क्वाड HD में मत जाओ। क्वाड HD में देखो आप ना सेक्रीफाइस ज़्यादा चीज़ें कर रहे हो। पहली चीज़ तो ना 24 इंच मॉनिटर का साइज़ बहुत अच्छा होता है, उसमें क्या है कि
इवन ई स्पोर्ट्स में 24 इंच, ये 24 इंच 25 इंच बोलते हैं, वो सेम ही होता है, वो 14.5 करके होता है एग्जैक्टली। इवन ई स्पोर्ट्स में 25 इंच मॉनिटर यूज़ होते थे हमेशा। वो तो अब ये एनवीडिया वगैरह पुश करने लगे कि भाई ज़्यादा रेजोल्यूशन के बड़े मॉनिटर लगाओ, जिससे कि और बड़े बड़े ग्राफिक कार्ड्स की नीड हो। ठीक है, तो 24 इंच परफेक्ट साइज़ होता है, क्योंकि डेस्क में ना आपका व्यूइंग एंगल इतना ही होता है कि भाई आप इतना ही देख सकते हो। अगर आप अपनी डेस्क पे बड़ा मॉनिटर लगाओगे तो आपको अपने और मॉनिटर के बीच में डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, वरना आपके लिए वो इतनी बड़ी स्क्रीन हो जाएगी, आपको समझ नहीं आएगा गेम में हो क्या रहा है। ठीक है, कुछ गेम तो आप खेल सकते हो जिसमें दूर से दिखता है, जैसे कि जिसमें थर्ड पर्सन से दिखता है। ठीक है, जैसे जीटी हो गया, असैसिन्स क्रीड हो गया, बैटमैन हो गया, इन गेम में तो सही रहेगा। लेकिन फर्स्ट पर्सन शूटर जब खेलोगे, जैसे रेनबो सिक्स सीज खेलोगे या बैटलफील्ड वगैरह कुछ ऐसा, बैटलफील्ड में भी आई थिंक थर्ड, हाँ वो भी शायद थर्ड पर्सन, मुझे याद नहीं है। बट कोई भी फर्स्ट पर्सन शूटर जब भी खेलोगे ना, उसमें आपको ज़्यादा बड़ा मॉनिटर बिल्कुल नहीं चाहिए होता। ज़्यादा बड़े मॉनिटर में फिर आपको डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो अगर आपका बजट 1.5 लाख से कम है, 1080p पे स्टिक करो। मैंने मॉनिटर लिया था व्यूसोनिक का। व्यूसोनिक का जब मैंने लिया था बिल्कुल नया लॉन्च हुआ था, ये अराउंड 25-26,000 के अराउंड आता था उस टाइम पे, अब शायद थोड़ा चीप भी हो गया हो। ये 240 हर्ट्ज़ का फुल एच डी मॉनिटर था, ब्लर बस्टर सर्टिफाइड। ब्लर बस्टर आपने देखा होगा, ब्लर बस्टर एक टूल है जिसको यूज़ करके सब लोग परफॉर्मेंस मेजर करते हैं मॉनिटर की, कि भाई कितने रिफ़्रेश रेट पे इसका रिस्पॉन्स टाइम कैसा रह रहा है, वो सब। तो मतलब मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे थे, ये सबसे बेस्ट निकल के आया था, और इवन पहला मॉनिटर था जो ब्लर बस्टर ने सर्टिफाई करा था। ठीक है, तो 1080p 240 fps मॉनिटर बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। देखो 240 fps ना स्वीट स्पॉट है, 1080p 240 fps मॉनिटर स्वीट स्पॉट है। इससे नीचे जाओगे तो अगर आगे अपग्रेड कर रहे हो तो आपको वो लगेगा कि भाई यार हमारा मॉनिटर 144 पे ही रह गया, हमारा ग्राफिक कार्ड और दे सकता है fps। ठीक है, और अगर 240 fps के ऊपर जाने का भी फ़ायदा नहीं। अब आप सोचो 360 ले लेता हूँ, नहीं, उसके भी मैंने बहुत रिव्यूज़ देखे हैं, 360 में जाने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 360 हर्ट्ज़ पहली बात तो ग्राफिक कार्ड के लिए पहुँचाना ही बहुत मुश्किल है, उसके लिए बिल्ड तकड़ा चाहिए। फिर अगर आप बिल्ड तकड़ा कर ही रहे हो, फिर आप रेजोल्यूशन ही बढ़ा लो, है ना, फिर आप और क्वालिटी बढ़ा लो ना, फिर एक चीज़ एक एस्पेक्ट पे ज़्यादा आगे नहीं जाते। तो एक बैलेंस क्रिएट करके रखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन एक आपके माइंड में आ रहा होगा, यार कितना FPS मेरे लिए ठीक रहेगा, क्या डिफरेंस है भी 60, 90, 144, 180, 240 में डिफरेंस है। मैं भी बहुत कंफ्यूज रहता था कि भाई, मैं ना बहुत सारे लोगों के देखता था, लोग ब्लाइंड टेस्ट कर रहे हैं कि भाई वो डिफरेंस बता पा रहे हैं कि नहीं। तो कुछ कहते थे हाँ हमने तो बता दिया, कुछ कह रहे नहीं बता पाए, कुछ कह रहे कि हाँ 60 144 में तो बता दिया, 144 240 में नहीं बता पाए। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा कि बहुत डिफरेंस है। सी 60 से 90 में तो एकदम पता लग जाता है, ठीक है, कि भाई हाँ चीज़ें स्मूथ हो गई। वही सेम डिफरेंस 90 से 144 में रहता है। जैसे आप 90 से 144 पे जाओगे, वही वाला डिफरेंस फील होगा कि हाँ बहुत स्मूथ हो गया। अब 144 से 180 जाओगे तो हल्का सा वो इफ़ेक्ट कम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन होगा, फील होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको पता नहीं चल रहा। और 180 से 240 FPS जो है, अब ये वाला जो डिफरेंस है ना, ये हर गेम में पता नहीं चलता। ये उस गेम में पता चलता है इसमें फ़ास्ट मोशन हो रहा हो। जैसे कि मैं सीज खेलता हूँ, मैंने तो सीज के लिए लिया था, सीज में पता लगता है। अब जैसे ओवरवॉच में मोशन बहुत स्लो है सीज के कंपैरिजन में, तो उसमें आपको इतना नहीं पता चलेगा कि हाँ मेरे रिफ्रेश रेट 240 पे चल रहा है, नहीं चल रहा। ठीक है, या फिर जैसे आप वो खेल रहे हो, बैटमैन खेल रहे हो, ठीक है, आर्खम नाइट वगैरह खेल रहे हो, स्पाइडरमैन रीमास्टर्ड खेल रहे हो, जिसमें भी पेस थोड़ा स्लो है। ठीक है, उसमें जैसे अनचार्टेड 4 खेला था मैंने भी रिसेंटली, वो बहुत बढ़िया गेम था। हालांकि पीसी के लिए इतना ऑप्टिमाइज नहीं था, पर वो भी अच्छा गेम था। तो जिसमें भी जैसे रेसिंग गेम है, रेसिंग गेम में कैमरा इतना मूव नहीं हो रहा, आपको एक फिक्स्ड विजन दिख रहा है, तो उसमें ज़्यादा पता नहीं चलता। तो ये आपके डिपेंड करता है गेम्स पे कि गेम कैसा है। तो अगर आप फर्स्ट पर्सन शूटर फास्ट पेस में खेल रहे हो, जिसमें भी बहुत, जैसे काउंटर स्ट्राइक है, रेनबो सिक्स सीज है,
जिनमें बहुत फास्ट मूवमेंट हो रही है, उसमें आपको बिल्कुल पता लगने वाला है। ठीक है, और ये आई थिंक आपके बजट में भी आ जाएगा। ये आई थिंक सबसे बेस्ट ऑप्शन है व्यू सोनिक वाला। और इवन व्यू सोनिक का एक नया भी आने वाला है, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव होने वाला है। व्यू सोनिक आई थिंक मेरे हिसाब से व्यू सोनिक बहुत ही मतलब किलर मॉनिटर बना रहा है। सो जो 25,000 में 1080p 240 fps और ग्रे टू ग्रे जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो सब मेंशन कर देते हैं 0.1 मिली सेकेंड 1 मिली सेकेंड, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब मेजरमेंट्स आप देखोगे ना हर मॉनिटर के तो पता चलेगा कि जिन्होंने 1 लिखा था वो किसी का 6 मिली सेकेंड है, किसी का 10 है, लेकिन इसका सबसे बेस्ट निकल के आया था इस प्राइस रेंज में। जोवी का इससे थोड़ा बेटर है, लेकिन अगेन उसमें फिर आपको कलर्स वगैरह का इशू होता है कि मॉनिटर के अगर साइड में मूव करे थोड़ा सा भी तो नहीं दिख रहे। इसमें IPS पैनल है तो वो अच्छी बात है कि मल्टीमीडिया के लिए भी सही रहता है। तो व्यूसोनिक का जो नए आने वाला है वो होने वाला है 27 इंच का क्वाड HD OLED, और आई थिंक 240 FPS है। तो वो ऑब्वियसली महंगा होगा, OLED है, लेकिन वैसे बनाया अच्छा है कि मतलब 27 हर चीज़ अपग्रेड कर दी, साइज़ वगैरह। बट अगेन क्वाड HD के लिए बहुत तगड़ा बिल्ड चाहिए। अब कुछ लोगों को ऐसा होता है कि नहीं यार मेरे को तो ना FPS इतना मैटर नहीं करता, रेजोल्यूशन मैटर करता है। ठीक है, कि हमें तो भाई 27 इंच क्वाड HD में एकदम जैसे असैसिन्स क्रीड का बढ़िया ग्राफिक्स हैं वो देखने हैं, हमें FPS इतना मैटर नहीं करता। तो आई थिंक वो लोग चूज़ कर सकते हैं। बट अगेन आपको बात ये होती है कि जैसे कि मान लो आपका बजट कम है और आप फिर भी क्वाड HD में खेलना चाहते हो, तो दिक्कत ये होती है कि फिर ना कंसिस्टेंट FPS नहीं मिलता। कि भाई जैसे आपका PC 60 FPS दे पा रहा है क्वाड HD में, लेकिन वो ड्रॉप होता जाता है, ठीक है, बीच बीच में। तो वो फिर मतलब अगर आप नया बिल्ड कर रहे हो और उसमें भी आपको ऐसे लैग मिल रहे हैं, फिर उस बिल्ड का क्या फ़ायदा, है ना। तो ये चीज़ है। तो मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, इन सब को आप बाद में अपग्रेड कर सकते हो। उसके अलावा मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द लोग हेडफोन्स यूज़ करते हैं, लेकिन मैं हेडफोन्स यूज़ नहीं करता। मेरे को हमेशा स्पीकर पसंद होते हैं, क्योंकि मैं मतलब एक ऑडियो फाइल भी हूँ, बेस हेड भी हूँ। तो मैंने यूज़ करे थे एडिफायर के पावर्ड बुकशेल्फ स्पीकर, जिसका मैंने अपने चैनल पे रिव्यू भी डाला है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। बुकशेल्फ स्पीकर सबसे बेस्ट होता है, साउंड बार वगैरह, होम थिएटर, इन सबसे बेस्ट होता है पावर्ड बुकशेल्फ स्पीकर। और उसके साथ मैंने यामाहा का सबवूफर पेयर कर रखा है, तो ये मतलब बहुत ही ज़बरदस्त साउंड आता है। और बुकशेल्फ स्पीकर से पता है क्या फ़ायदा होता है। जैसे मैं गेमिंग ऐसा गेम खेल रहा हूँ, इसमें गोली चल रही है लगातार, ठीक है, जैसे कोई मशीन गन चला रहा है, तो अगर आपने हेडफोन पहना है ना, थोड़ी देर में कान में दर्द होने लगेगा कि भाई यार गोलियों की आवाज़ लगातार आ रही है, इरिटेटिंग हो रहा है। नॉर्मल स्पीकर में भी यही होता है। बुक शेल्फ में क्या होता है कि वो आवाज़ ना कानों में चुभती नहीं है, भले ही कितनी भी देर चले, क्योंकि उसका जो ट्विटर होता है वो सिल्क डोम ट्विटर होता है, जो कि अच्छी क्वालिटी का होता है, ठीक है। और जो सबवूफर होता है वो जो गन का बेस है, और या फिर गेम में कोई ड्रामेटिक इफेक्ट है, अर्थक्वेक आ रहा है, बॉम्ब ड्रॉप हो रहा है, वो रियल फील देता है। हेडफोन में सिर्फ कान में सुनेगा, लेकिन फील नहीं होगा। सबवूफर से आपको पूरे रूम में फील होगा कि हाँ तो सही में कुछ लाइक बॉम्ब ड्रॉप हुआ है। तो ये जो मैंने बिल्ड करा है कि एक बार में नहीं करा मैंने। एक बार में अगर मैं बिल्ड करूँगा तो शायद कई लाख का सिस्टम हो जाता। मैंने स्टेप बाय स्टेप करा है, तो आप भी ऐसे ही करो। अगर आपका बजट होता बहुत बड़ा तो आप सीधा ही ले लेते, फिर आपको कोई रिव्यू देखने की क्या नीड होती। तो बेस्ट चीज़ यही होती है, स्टेप बाय स्टेप करो। जितना भी आपका बजट है, अगर आपको लग रहा है कि इससे थोड़ा सा बजट एक्सटेंड करके मेरा सामान अच्छा आ सकता है, तो वेट कर लो, थोड़ा सा वेट करके सेविंग्स करके और फिर अपग्रेड करो। इस तरीके से आपको क्वालिटी की चीज़ें मिलेंगी और लॉन्ग लास्ट करेंगी, बजाय कि लो क्वालिटी कंपोनेंट्स ले लो। और जैसे कि एक एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे कि इन जनरल मैं बता रहा हूँ जो काफ़ी लोग कर जाते हैं। वो क्या करेंगे, अपने बजट में सबसे पहले एक बहुत बड़ा GPU जो उन्हें चाहिए वो उठा लेंगे, ठीक है। उसे लगाएंगे एक छोटे से मदरबोर्ड में, जो मदरबोर्ड मतलब उसको मुश्किल से संभाल पा रहा है, ठीक है। और उसके बाद प्रोसेसर में कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे, भाई कम कोर का, जैसे बहुत बड़े ग्राफिक कार्ड के साथ i3 लगा दिया।
अब फिर क्या होगा, यूट्यूब पे उन्होंने देखा होगा यार इस ग्राफिक कार्ड का तो बहुत हाई FPS देखा था मैंने, अब जब अपने पीसी में चलाएंगे तो देखेंगे यार ये इतना कम क्यों परफॉर्मेंस दे रहा है। फिर वो और पता है दूसरी दिक्कत क्या होती है, गेम को ना गेम ना हैंग हो जाते हैं अगर उस, जैसे मान लो आपने 4 कोर प्रोसेसर, आज की डेट में गलती से भी गेमिंग के लिए 4 कोर प्रोसेसर मत उठा लेना, क्योंकि आजकल के गेम्स के साथ दिक्कत क्या होती है, अगर उन्हें 6 कोर चाहिए, आपने 4 कोर ले रखा है, तो वैसे तो लो सेटिंग करके चला दोगे आप गेम, लेकिन उस गेम में जब कोई कॉम्प्लेक्स सीन आता है ना जहाँ पे CPU की कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, तो वो गेम देखोगे एकदम से बंद हो जाएगा या अटक जाएगा थोड़ी देर के लिए, फिर जाके चलेगा। ये चीज़ें बहुत होती हैं, तो इसीलिए। और आपने अगर प्रोसेसर ले लिया, फिर अगर आप वो अपग्रेड करना चाहते हो, मदरबोर्ड भी नया लेना पड़ेगा, प्रोसेसर भी फिर नया लेना पड़ेगा, और फिर पुराना बेचोगे, तो इस चक्कर में मत पड़ना, प्रोसेसर पे खर्चा करना। GPU ऐसी चीज़ है, पहले सेकेंड हैंड चला लो, बाद में अपग्रेड हो सकता है। तो इसीलिए मतलब अपना जो डिसीजन लोगे हमेशा लॉन्ग टर्म का सोच के चलो, ठीक है, क्योंकि प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट्स गेम की इतनी जल्दी नहीं बढ़ती, ठीक है। GPU की भी इवन एनवीडिया हर 2-2 साल बाद ही लॉन्च करता है, तो वो भी ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ कि मान लेते हैं आज आपका बजट 4090 का है, ठीक है, आप सोच रहे हो यार मेरा बजट तो बड़ा है, मैं तो सबसे हाई एंड ग्राफिक कार्ड ले लेता हूँ और मैं तो इसको 8 साल चलाऊँगा। नहीं, ये नहीं करना, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, मान लेते हैं आपने आज 4090 लिया और अच्छी ब्रांड का लिया, ठीक है, आज की डेट में 4090 अच्छी ब्रांड का 2 लाख के आसपास आता है, मतलब 1.5 से 2 के बीच में वेरी करता है। अभी के लिए मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 2 लाख का आ रहा है, आज आपने ले लिया, अब आप सोच रहे हो इसको 6 साल चलाऊंगा, ठीक है, इससे बेटर डील क्या होगी वो मैं बताता हूँ कि इससे बेटर ऑप्शन क्या होगा। अब मान लेते हैं आपने इसके बजाय वो ले लिया होता 4080 ले लिया होता, 4080 आई थिंक आपको सेल में मतलब जब डील्स आती रहती हैं 1 लाख कुछ का मिल जाता है, ऐसा मान लेते हैं, इससे हाफ प्राइस में ही मिल रहा है, इतने पे डील आ रही थी उसकी 1 पॉइंट समथिंग लाख के। मान लेते हैं आपने 1 लाख का ले लिया, ठीक है, इसको आपने 2 साल चलाया, बेच दिया, ठीक है, 2 साल चला के बेच दिया, फिर जो नई सीरीज़ आई थी उसका आपने, जैसे नई सीरीज़ आई 50 वाली, ठीक है, तो उसका आपने इसी में थोड़े बहुत पैसे, जैसे आपने 1 लाख का ये 2 साल बाद बेचा, मान लेते हैं आपका 70,000 का बिक गया, ठीक है, 2 साल बाद। अब आपके 70,000 आ गए, और अगले 2 साल बाद 1 लाख में आ रहा था 5070 Ti, तो आपने इसमें 30,000 लगा के 5070 Ti ले लिया, ठीक है। अब हो सकता है 5070 Ti जो है मतलब 4090 को भी सरपास कर जाए परफॉर्मेंस में, क्योंकि हो सकता है उसमें DLSS आ जाए बेटर लेवल का, है ना। तो अब अगर आप देखो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी 1,30,000 हो गई, और इतने में आपने नई जनरेशन का GPU भी अपग्रेड कर दिया, समझ रहे हो। एक तरफ आप 2 लाख एक GPU पे खर्च कर रहे थे, दूसरे सिनेरियो में आपके 1,30,000 लगे, लेकिन आपने एक नई जनरेशन पे अपग्रेड भी मार लिया, और फिर उसको फिर 2 साल बाद बेच के आप फिर अपग्रेड कर लो, ठीक है। मतलब आप 3 जनरेशन अपग्रेड मार सकते हो एक 4090 के प्राइस में, और 4090 से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस ले सकते हो इन फ्यूचर में, ठीक है। तो कभी भी ये सोच के मत चलना जब आपके पास बड़ा बजट हो कि मैं एक बार ही सबसे हाई एंड लेके इसको 6-7 साल चलाऊंगा। इससे बेटर अप्रोच होती है कि उससे कुछ लेवल नीचे वाला जो वैल्यू फॉर मनी हो, उस प्रोडक्ट को लेके उस पर अपग्रेड मार लो हर नई जनरेशन में, ठीक है। तो अगर ये प्रोसेस आप फॉलो करोगे, आपके कम पैसे भी लगेंगे, बेटर परफॉर्मेंस भी मिलेगी, और सोचो हर 2 साल में नया नया GPU भी मिल रहा है नई नई जेन का, जैसे 4080 से अपग्रेड हो गया 5070 Ti पे, फिर 6070 आ गया, है ना। और अब देखोगे हर जेन के साथ आज की डेट में AI सबसे हाई एंड चीज़ होती जा रही है, ठीक है। अब NVIDIA DLSS का बहुत तकड़ा यूज़ कर रहा है, और हर जेन में आप देखोगे कि आजकल CUDA कोर्स में कोई अपग्रेड नहीं हो रहा खास, CUDA कोर्स इतने ज़्यादा नहीं बढ़ा रहा वो,
वो क्लॉक स्पीड्स बढ़ा रहे हैं एनवीडिया वाले, DLSS पे वर्क कर रहे हैं, रे ट्रेसिंग कोर्स बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं। तो पहले सिनेरियो डिफरेंट था, पहले सिर्फ क्यूडा कोर्स का गेम था कि मतलब आज से लाइक मान के चलो 5-6 साल पहले क्यूडा कोर्स का गेम था कि भाई जितने ज़्यादा क्यूडा कोर्स उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस। लेकिन आजकल सीन डिफरेंट हो गया, आजकल सॉफ्टवेयर बेस्ड होती जा रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। कोई भी आपको पीसी बिल्डिंग से रिलेटेड डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मेरे को जब भी टाइम मिलेगा मैं उसको आंसर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस।